बच्चों, और क्या हाल चाल, सब ठीक? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और चैप्टर्स भी आपको समझ में आ रहे होंगे। आज हम लोग एक छोटी सी वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपको पूरा चैप्टर में शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा। आज आपको कुछ भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए वह पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कोई सब्सटेंस चेंज होकर के एक नया सब्सटेंस बना देगा। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, एक नया सब्सटेंस बना देता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस बदल जाता है एक नए सब्सटेंस में, इसमें हमेशा कोई नई चीज बनती है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक। अब रिएक्शन कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बताया था। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक अलग चीज है। जब दोनों मिलते हैं तो एक नई चीज बनती है। ठीक, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बदल गया एक नए सब्सटेंस में, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें कोई सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस बनाता है। ठीक। अब अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। जो चीजें स्टार्टिंग में मेरे पास होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास स्टार्टिंग में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हो गया रिएक्टेंट। जो चीजें स्टार्टिंग में मेरे पास होती हैं वो क्या होता है? रिएक्टेंट। और जो नई चीज बनती है वो क्या होता है? प्रोडक्ट। ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक। आपको याद होगा कि मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था दूध और दही का। जैसे दूध से दही बनता है, तो दूध मेरे पास पहले से था, वो रिएक्टेंट, और जो दही बना वो हो गया प्रोडक्ट। ठीक है। जो चीजें मेरे पास स्टार्टिंग में होती हैं वो रिएक्टेंट, और जो नई चीज बनती है वो प्रोडक्ट। समझ गए? पक्का? देखा जाए तो एक तरीके से रिएक्टेंट क्या बन जा रहा है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में होता है। ठीक, इसी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, समझ गए? मतलब एक सब्सटेंस चेंज हो जाएगा नए सब्सटेंस में। जो चीज पहले होती है वो रिएक्टेंट, और जो नई चीज बनती है वो प्रोडक्ट। उम्मीद है कि केमिकल रिएक्शन आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिला होगा होती क्या है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सब्सटेंस चेंज होकर के एक नया सब्सटेंस बना देगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं? रिएक्टेंट मतलब जो चीजें स्टार्टिंग में होती हैं, और प्रोडक्ट मतलब जो नई चीज बनती है, जो नया सब्सटेंस बना है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। समझ गए? पक्का? एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि एरो के लेफ्ट वाला पार्ट पूरा क्या होता है? रिएक्टेंट, और एरो के राइट वाला पार्ट पूरा क्या होता है? प्रोडक्ट। पक्का? आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। याद होगा मैंने बताया था केमिकल इक्वेशन। अभी तक आपने क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस चेंज हो जाएगा नया सब्सटेंस में। दो चीजें हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो चीजें स्टार्टिंग में वो रिएक्टेंट, जो नई चीज वो प्रोडक्ट। अभी केमिकल इक्वेशन क्या है? इसी रिएक्शन को जो हम फॉर्मूले के टर्म्स में लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। है तो रिएक्शन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं। पर क्या रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है क्या? नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल यानी फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का O2, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मतलब जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, उनको उनके फॉर्मूले के टर्म्स में लिखने के लिए क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। हमारे पास रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है, हमने उनके फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, ना कि उनका नाम लिखा है। ठीक, ऐसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला लिखा है। तो जो इक्वेशन बन रही है, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनको हम फॉर्मूले के टर्म्स में लिखते हैं, उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। समझ गए? हालांकि ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए कि जितने एटम यहाँ पे हैं रिएक्टेंट में, उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। ये बैलेंस क्यों होता है, कैसे करते हैं, इसकी एक अलग वीडियो बस आने वाली, नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी कि हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक, ये समझ गए केमिकल इक्वेशन। कोई भी रिएक्शन उसके फॉर्मूले के टर्म्स में लिखने को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स
कार्बन डाई ऑक्साइड। राइटिंग समझ में आ रही है बच्चों? कुछ ज्यादा खराब हो गई ना राइटिंग मेरी, कोई बात नहीं। दिख रहा है ना वहां तक आपको? पक्का दिख रहा है? ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन क्या देता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन है। क्या रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है क्या? नहीं। कार्बन का लिखो सिंबल, ऑक्सीजन का लिखो O2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसी के फॉर्मूले के टर्म्स में लिखने को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। आ गया बच्चों? पक्का समझ गए? केमिकल रिएक्शन आ गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आ गया और केमिकल इक्वेशन आ गई। ठीक, चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि आखिर केमिकल रिएक्शन कितनी तरह की होती है। हम ये तो समझ गए हैं कि यहाँ कोई सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, एक नया सब्सटेंस बना लेगा, ठीक है। ये कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं, मतलब कोई सब्सटेंस किस किस तरीके से चेंज होकर के एक नया सब्सटेंस बना सकता है। कितनी तरह की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, मतलब कितनी तरह का मतलब ही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। आइए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक मैं इसको रफ कर दूं, नोट नहीं करना आपको। वैसे मैंने कहा था कि नोट नहीं करना है आपको, पर हो सके तो नोट कर लीजिए। ठीक, रफ कर रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए बच्चों अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जो रिएक्शन आती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नाम से समझ में आ रहा है कि दो चीजें कंबाइन होंगी। ठीक है, जैसे हमने कहा मेरे पास ये देखिए दो रिएक्टेंट थे, ये दो रिएक्टेंट है, मान लीजिए दोनों आपस में जुड़ गए तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। ठीक, कोई दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझे कुछ? चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। हमने कहा कोई एक रिएक्टेंट ए है, कोई रिएक्टेंट बी है, जुड़ गया, क्या बन गया? AB। इसका एग्जांपल वही कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए, एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं? CO2। क्या बोलते हैं? CO2। ठीक, समझ गए? इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब रिएक्टेंट बहुत सारे रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कंबाइन हो गए, जुड़ गए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब दूसरा देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। बच्चों डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, मतलब यहाँ अगर जुड़ रहे थे तो वहां पे टूटेंगे, इसी का उल्टा होगा। अच्छा इसका उल्टा क्या होना चाहिए? पहले क्या हो रहा था? दो चीजें जुड़ रही थी और एक सिंगल चीज बन रही थी। अब क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाएगा बहुत सारे प्रोडक्ट में। समझते हैं? ये कॉम्बिनेशन हो गया। अगला क्या है हमारा? डीकम्पोजिशन। ठीक, डीकम्पोजिशन में क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट मान लेते हैं AB है मेरे पास, अब वो टूट जाएगा किसमें? A प्लस B में। समझ गए? ऐसे मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है मेरे पास, उसको हमने पटका, वो टूट गया। एक बड़ा सा रिएक्टेंट था मेरे पास, वो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट गया। समझ गए? एक बड़ा सा रिएक्टेंट, एक बड़ा सा पत्थर, हमने उसको खूब गर्म किया, वो टूट गया। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक बड़ा सा रिएक्टेंट छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जुड़ता है तो इसमें टूटता है। पक्का आ गया? नहीं आया? कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन का एग्जांपल याद है आपको? ये शादी वाला एग्जांपल था और ये वाला एग्जांपल याद है? कुछ कमेंट्स करिएगा यार एग्जांपल पे। डीकम्पोजिशन के मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको? ये तो याद होगा ना, शादी में लोग जुड़ते हैं एक सिंगल चीज। ठीक, समझ गए? डीकम्पोजिशन में क्या होता है? ठीक, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट में। ठीक, अच्छा इसका एग्जांपल क्या होगा बताइए? इसका भी एग्जांपल है, हम चाहे तो इसी का उल्टा कर दें, CO2 टूट जाएगा C प्लस O2 में। और इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन का। जैसे कि मान कुछ ज्यादा टेढ़ी लाइन नहीं बच गई, एक मिनट।
तो लाइन नहीं सीधी बनती हमसे। अब सही है, अभी भी सही नहीं है वैसे, कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो। एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया? नाइन्थ में पढ़ा था ना आपने, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड होता है। चलिए अब ये इतना, अब दिमाग पे जोर मत दीजिए, इसको बाद में पढ़ लेंगे, ठीक? ये क्या होता है, कैसा कंपाउंड है, ठीक? समझ गए? स्टार्ट करें। कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाई ऑक्साइड में, ठीक? एक सिंगल रिएक्टेंट टूट गया दो प्रोडक्ट में। अब आप कहोगे सर हम कैसे जानेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaO में टूटेगा? ये हम कैसे जानेंगे? ये कैसे पता चला कि इसी में टूटेगा? तो आप अभी परेशान ना होइए, इसको मैं बताऊंगा। अभी इस रिएक्शन का सिर्फ ये मोटिव है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि रिएक्टेंट यहाँ पे सिंगल होगा और प्रोडक्ट वहां पे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक? एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट में, ठीक? अभी आप ये मत सोचिए कि कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक? अभी वहां पे आप अपना ध्यान मत ले जाइए, बस उससे इतना सीखिए कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट में, ठीक है? वो दिक्कत यहाँ पे कॉम्बिनेशन था, वहां पे डीकम्पोजिशन। अब आ गया कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना और डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। हालांकि डीकम्पोजिशन यानी हम किसी भी एक सिंगल रिएक्टेंट को कितनी तरीके से तोड़ सकते हैं। मेरे पास एक बड़ा सा पत्थर है, उसको हम कितनी तरह से तोड़ सकते हैं? सोचिए। अब आप कहोगे सर पटक दीजिए उसको। हाँ, उसको हिट करके, उसको गर्म करके, और बताइए। चलिए कमेंट में बताइए जरूर किससे कितनी तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। मेरे पास एक बड़ा सा पत्थर है, उसको हम किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? पक्का बताएंगे। चलिए अभी पहले यहाँ पे आते हैं वापस से रिएक्शंस में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी तीन तरह की होती है। पहला होता है थर्मल, ठीक है? अच्छा, थर्मल का मतलब होता है हीट। मतलब हम लोग एक सिंगल रिएक्टेंट को हीट के थ्रू तोड़ सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और तीसरा सनलाइट। मतलब डीकम्पोजिशन होने के तीन रास्ते हैं, या तो हीट, या तो इलेक्ट्रिसिटी, या तो सनलाइट। ये तीन तरह से ये टूट सकता है। तो डीकम्पोजिशन के भी टाइप्स होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रिक और तीसरा सनलाइट। सनलाइट नहीं लिखते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है? थर्मल का मतलब होता है हीट, इलेक्ट्रिसिटी आप समझते हो, और सनलाइट को हम क्या लिखते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं? पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, और तीसरा है फोटोकेमिकल। समझ गए? थर्मल मतलब हीट, और इलेक्ट्रोलिटिक मतलब समझ गए इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा क्या है? फोटोकेमिकल यानी कि सनलाइट। जब हम एक रिएक्टेंट को हीट करते हैं तो वो टूट जाता है, जब एक रिएक्टेंट को हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो टूट जाएगा, और जब हम एक रिएक्टेंट को सनलाइट में रख दें तो भी वो टूट सकता है। तो ये तीन तरीके से हम रिएक्टेंट को ब्रेक कर सकते हैं। समझ गए? आ गया? तो डीकम्पोजिशन के तीन टाइप्स होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रिक और सनलाइट, ठीक है? अच्छे से लिखना हो तो थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। चलिए अब थर्ड में आते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट याद है आपको? एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आएगा, लो वाले को हटा देगा। एक बहुत ताकतवर इंसान आता है, कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देता है, ठीक? इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। चलिए बच्चों अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जैसा कि मैंने बोला, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट
लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसी की जगह से हटा देता है। मतलब एक ताकतवर इंसान कमजोर वाले को उसी की जगह से हटा देगा। हालांकि भेदभाव है यहाँ पे, पर हमें तो रिएक्शन से मतलब है, ठीक है। एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसी की जगह से हटा देता है। यहाँ पे मान लीजिए जो ए है वो हाईली रिएक्टिव है और जो बी है वो लो रिएक्टिव है। मतलब जो ए है वो ताकतवर है और जो बी है वो कमजोर है, ठीक। तो ए आया, उसने बी को लात मारा, बी को हटाया और वो बी की जगह पे जाके बैठ गया। तो बी और सी बेचारे कितने आराम से बैठे थे, बातें कर रहे थे। ए आया, उसने इसको लात मारी, बी हट गया, अब बी देखो अलग हो गया, ठीक। और ए ने उसी की जगह छीन ली। देखो बी किसके साथ था, सी के साथ था, मस्त दोस्ती चल रही थी इनके बीच में। ए आया, हटाया, देखो सी के पास आ गया, अब भी बेचारा अकेला चला गया रोते हुए, ठीक। इसमें क्या हुआ, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसी की जगह से हटा देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लो रिएक्टिव है? इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा। हालांकि मैंने पहले भी कहा था, पर हमें बहुत जल्द मिल जाएगी आपको, ठीक। एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसी की जगह से हटा देता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन होंगे, डिकम्पोजिशन का मतलब है टूट जाएगा और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कोई रिप्लेस कर देगा, ठीक है। चलिए अब चौथे में आते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में उसको क्या होता है समझते हैं। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट। जैसे मान लीजिए दो लोग यहाँ बैठे हैं और दो यहाँ बैठे हैं, ठीक है। एक उठ करके यहाँ आ जाएगा और दूसरा उठ करके वहां चला जाएगा। एक्सचेंज होना, दो रिएक्टेंट की आपस में अदला बदली होना, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने कहा था कि रिएक्टेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ देखिए ए और बी, ठीक है, आराम से बैठे हैं, सी और डी मस्त बात कर रहे हैं आपस में। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे अदला बदली होने वाली है, ठीक। मतलब ए और बी बहुत देर से बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, बहुत देर से पक गए हैं। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने जो पार्टनर हैं उनको अदला बदली कर लेते हैं। तो ए कहता है अब मैं जा रहा हूँ सी के पास, देखो ए और सी साथ में। तो बी कहता है फिर मैं अकेला क्या करूंगा भाई, तो डी के पास आ गया, बी डी, समझ गए। यहाँ पे अदला बदली हो जाती है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद है कि अभी तक आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ये चार तरह की रिएक्शंस हैं। पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के भी तीन टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज होना, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको डिटेल में इसलिए फिर से बताई हैं क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इस चैप्टर का बेस है, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन समझ में आ गई तो आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, याद है आपको? जिसने नहीं पढ़ा उसको तो पता ही नहीं होगा ऑक्सीडेशन मतलब। ऑक्सीडेशन से कुछ वर्ड समझ में आ रहा, ऑक्सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। जब ऑक्सीजन कहीं पे ऐड होगा तो उसको ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब जैसे मैंने कहा था ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन होने की तीन कंडीशन है। कोई चीज ऑक्सीडाइज कब होगी, हम कह रहे हैं कि सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होने की कितनी कंडीशन होती है, तीन। ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। इन तीनों में से कोई एक चीज भी हो रही होगी तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए। इन तीनों में से कोई एक चीज भी हो रही होगी तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा।
समझ गए? ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए और या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए। इन तीनों में से कोई एक चीज भी हो रही होगी तो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ गए? ऑक्सीडेशन की कितनी कंडीशन? 3। ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। फटाफट रिवाइज करिए। ऑक्सीडेशन कितनी कंडीशन? ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। चलिए अब देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन की कितनी कंडीशन? 3। इसी का ही उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक, समझ गए? अगर एक चीज याद कर लोगे दूसरी चीज उसका उल्टा ही होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये 3 कंडीशन है, इनमें से कोई एक चीज भी हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। समझ गए? पक्का? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कंडीशन है। हाँ, ये नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक, फटाफट नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी। हो गया? अब आप कहोगे सर इतनी जल्दी 2 मिनट कैसे हो गए? कर लीजिए फटाफट। हो गया? मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है? अब वीडियो रोक कर लीजिएगा वरना 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अभी तक आपको ये क्लियर हुआ है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, या तो हाइड्रोजन का रिमूव होना या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। रिडक्शन में क्या था? ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना और इलेक्ट्रॉन का गेन होना। दोनों आपस में उल्टे होते हैं। अच्छा, ये फिर एजेंट क्या हो गया? हम कह रहे हैं हम सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए एजेंट होता है। जैसे हमारा कोई काम होता है, बैंक का एजेंट होता है, एक तरीके सबका एजेंट होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, इसका काम है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। जो हमें किसी चीज को ऑक्सीडाइज करना होगा इसको बुलाएंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन ये खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। ऐसा होता नहीं, सामने वाले का भला कर दिया लेकिन खुद के साथ घाटा हो गया। ठीक, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया लेकिन खुद क्या हो गया? रिड्यूस। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन खुद हो जाएगा रिड्यूस। ऐसे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। ठीक, समझ गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है सामने वाले को रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतना नोट कर लीजिए फिर से एक बार। ठीक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से नोट करिएगा। इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अलग से। ठीक है, जब मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा तो मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसकी एक अलग वीडियो आएगी। थोड़ी लेट आ सकती है पर आएगी। ठीक, वैसे वीडियो काफी बड़ी हो रही है, मैंने कहा था 5 मिनट में। पर बात ये है ना कि चैप्टर अगर आपको डिटेल में समझ में नहीं आएगा तो फिर बेकार है। जब तक आप उसको अच्छे से ना पढ़ें, शॉर्ट में पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाई है। ठीक है, ये 5 मिनट की वीडियो नहीं होगी, बहुत बड़ी वीडियो बन रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं होगी तो आप मुझे टॉपिक्स भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो चीज आपको ना समझ में आए, कोई चीज रह गई हो तो उसमें उसको मैं कवर करूंगा अभी आगे। ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए बच्चों, अब देखते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये दो अलग रिएक्शन मैंने लिखी है जानबूझ के। ये एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट का वो होता है। अगर हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक। अगर हीट निकल रही है रिएक्शन में, हीट रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक है। अगर हीट लग रही है, एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, बहुत इजी है। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक का मतलब रहता है हीट एब्जॉर्ब होती है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक
और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक। आ गया, दिमाग पे इतना चीज रखिए, हीट रिलीज है एक्सो, हीट एब्जॉर्ब है एंडो। समझ गए पक्का? चलिए अब देखते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। याद है आपको रेंसिडिटी और कोरोजन हमने पढ़ा था? चलिए देखते हैं एक बार फिर से, ठीक। चलिए बच्चों, आप समझते हैं रेंसिडिटी और कोरोजन क्या होता है। अभी तक आपको सब चीजें आ गई, अब आप सोचोगे ये क्या नई चीज आ गई। ये कुछ नया नहीं है, हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, ऑक्सीडेशन होना, ये उसी का ही एक तरीके से एप्लीकेशन है, उसी का एक तरीके से यूज है, ठीक है। यूज क्या है, एक तरीके से बहुत ज्यादा डैमेज करती है चीजों को। ऑक्सीडेशन एक विलेन की तरह होता है, ठीक है, मतलब वो चीजों को खराब करता है। जैसे कि आपने सुना होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जब उनको खोल के रख देते हैं तो बहुत देर बाद वो खराब हो जाते हैं। मतलब जो हमारा खाना होता है, जो जिसमें ऑयल होता है, फैट होता है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो स्मेल करने लगता है। मतलब ऑयल और फैट के लिए जो ऑक्सीजन है वो विलेन है। अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो स्मेल होकर के खराब हो जाएगा। अगर ऑयल फैट यानी कि हमारा जो फूड होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि वो खराब होने लगेगा। तो खाने के लिए ऑक्सीजन एक विलेन है जो ऑक्सीडाइज करता है और उसको स्मेल करने लगता है। ऐसे आता है कोरोजन, जिसमें मेटल, अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन, वाटर या किसी एसिड के संपर्क में आता है तो वो रस्ट होने लगता है, यानी उस पर जंग लगने लगती है। जैसे कि लोहा देख लीजिए, हमारे घरों में रखा होता है, जब बारिश होती है तो वो जंग लग जाती है। तो लोहे में जब पानी लगता है, हवा लगती है या कोई एसिड आता है तो वो उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है। कोरोजन का मतलब है मेटल ऑक्सीजन या वाटर के संपर्क में आएगा तो रस्ट हो जाएगा। और एसिडिटी का मतलब होता है जो हमारा ऑयल और फैट होता है, यानी कि जो फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके उसको खराब कर देता है, ठीक। समझ गए? यहाँ पे दोनों में ऑक्सीजन एक विलेन का काम कर रहा है, खाने को भी खराब कर रहा है और मेटल को भी खराब कर रहा है, ठीक। उम्मीद है कि अभी तक आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हमने सब चीजें बस फिर से रिवाइज कर ली हैं। अब बाकी इसकी जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको मैं वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, ठीक है बच्चों। अगर आ गया है समझ में तो अच्छी बात, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक। बाकी इसके कोई भी टॉपिक्स आपको ना समझ में आए हो तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक साहू क्लासेस के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।